अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, ठीक ठाक रहना बड़ा ज़रूरी है। दिन का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। और साथ साथ आज शो के आगाज़ में मैं बात करना चाहूँगी फेयर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो के हवाले से। वो ख़वातीन या वो मर्द हज़रात जो हमेशा किसी ना किसी खौफ में मुब्तला रहते हैं, जैसे कि हमारी जॉब चली जाएगी, जैसे कि पता नहीं अब कल क्या होगा, जैसे कि भाई पता नहीं हमारे लिए अब कितनी अच्छाई है कितनी बुराई है, ओहो वो कॉल आ रही थी मैंने मिस कर दी, ओहो ये प्रॉब्लम हो गई, अगर मैं उससे मिल लेता तो मेरा ये काम हो जाता, अगर ऐसे हो जाता तो वैसे हो जाता, अगर मगर गू मगू की ये सिचुएशन कहलाती है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक तरह का जो है ना डिसऑर्डर भी कह सकते हैं आप इसको, और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं दिमागों के ऊपर, कि किसी भी चीज़ के खो जाने का डर, किसी भी चीज़ के चले जाने का डर। ये कब होता है? ये जब होता है जब आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देते हैं, जब आपको ये लगता है कि नहीं अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल सकी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जब आपको ये लगता है कि नहीं अगर मैं आज शॉपिंग पर नहीं गई और वो ड्रेस निकल गया तो क्या होगा, वो मेरे फेवरेट शूज़ थे मैंने नहीं ख़रीदे तो क्या होगा, मैं इंटरव्यू के लिए गई मैं लेट हो गई अब क्या होगा। हाँ, आपको अपनी चीज़ें प्रॉपर ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप खौफ का शिकार होते हैं तो फिर आप दो चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। एक है सिवियर डिप्रेशन और दूसरा है आपका कॉन्फिडेंस जो कि लूज़ होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है और आप अपने आप को डिप्राइव फील करते हैं। तो आपने इस सिचुएशन की तरफ नहीं जाना। फ़िक्र ज़रूर करनी है अपने काम की, अपनी चीज़ों की, अपनी पसंदीदगी की, लेकिन उसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अल्लाह है ना, अल्लाह पर छोड़ दिए, क्योंकि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। तो बस अल्लाह ताला पर हर चीज़ छोड़ दें और ये जो फेयर ऑफ मिसिंग आउट वाली सिचुएशन है इससे ज़रा बाहर निकलें। कोई इंपॉर्टेंट कॉल अगर मिस हो गई है तो होने दें, अगर उसमें आपकी गलती नहीं है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में खबरें शेयर करते हैं। और ख़बरें क्या है जी? खबरें हैं स्कर्दू जाने वाले मुसाफिर 8 घंटे बाद दोबारा कराची पहुंच गए हैं। अच्छा जी, अब ये क्या मामला है आपको बताते हैं। मौसम की खराबी ने पीआईए की कराची स्कर्दू परवाज़ का सफ़र अधूरा छोड़ दिया। स्कर्दू ना उतर सकी। पीआईए की परवाज़ इस्लामाबाद से वापस कराची रवाना, मुसाफिरों का तवील सफ़र, मंजिल ना मिली और वापसी कराची ख़राब मौसम के बायस कराची से स्कर्दू जाने वाली परवाज़ मुतासिर हुई। अच्छा जी, ये जो परवाज़ है पीआईए की परवाज़ है PK455 के मुसाफिरों को इस्लामाबाद या कराची वापसी का ऑप्शन। अच्छा जी, स्कर्दू में लैंडिंग मुमकिन नहीं हुई, परवाज़ का रुख इस्लामाबाद की जानिब मोड़ दिया गया। अच्छा, अब ये सारी सिचुएशन थी। मौसमी हालात के बायस पीआईए का फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ। स्कर्दू के मुसाफिरों को जो है कल की परवाज़ से दोबारा रवाना किया जाएगा। अच्छा जी, ये सिचुएशन है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है जी बजट। वफाकी बजट में कराची को क्या मिला, इसकी जो डिटेल्स हैं अब वो सामने आ गई हैं। अच्छा, अब ये क्या डिटेल्स हैं और क्या कुछ हुआ, इसमें क्या कहा जा रहा है? ये कुछ इस तरह से है कि वफाकी बजट 2026 एंड 27 कराची के तरक्याती मनसूबों के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए गए। अच्छा जी, पानी, सड़कें, ट्रांसपोर्ट, कराची के लिए नए माली साल का तरक्याती पैकेज, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा ऐलान सामने आया। शहर कायद की तरक्याती मनसूबों के लिए वफाकी बजट में खती रकम मुख्तस, कराची की तरक्की पर फोकस, पानी, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खुसूसी फंड्स। अच्छा जी, क्या वफाकी बजट कराची के मसाइल हल कर सकेगा? अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों के लिए करोड़ों रुपए मुख्तस कर दिए गए। ग्रीन लाइन, वाटर सप्लाई और सड़कों के मंसूबों के लिए भी बड़े फंड्स जारी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के डेवलपमेंट कितनी होती है, कितनी चीज़ें तेज़ी से आगे जाती हैं, क्योंकि कराची वालों को ना तरक्की चाहिए, कराची वालों को रोशनी चाहिए, सड़कें चाहिए, कराची वालों को लोड शेडिंग से छुटकारा चाहिए, कराची वालों को बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, बुनियादी सहूलियात ही प्रोवाइड कर दी जाएँ तो काफ़ी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर मिलवाएंगे आपको ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ से। आज शो में करेंगे प्लांटेशन के हवाले से भी बातचीत। हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई शुगर कैसे मेंटेन की जाए लाइफ में और किस तरीके से अपने आप को फिट रखा जाए, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिनके अंदर हिडन शुगर होती है लेकिन पता नहीं होता। हम समझते नहीं ठीक है ये खा लेते इससे हमारा बीपी मेंटेन हो जाएगा, अच्छा ठीक है ये तो जो है ना वो इंक्रीज़ कर देगी हमारी एनर्जी को, लेकिन हमें पता ही नहीं होता एक्चुअली उनमें बहुत ज़्यादा शुगर कंजम्पशन होती है
और इसकी वजह से जो है लोगों को पता नहीं होता, उनका बीपी भी शूट कर रहा होता है, शुगर लेवल भी बढ़ रहा होता है, अनबैलेंस भी हो रहे होते हैं और साथ साथ उनका मूड भी ऑन ऑफ हो रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्या बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, सडन क्यों इतनी एंजाइटी हो रही है और सारी परेशानी हो रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो मिनाहिल हारून मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनाहिल, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। मिनाहिल, आज इस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है कि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनकी शुगर किस चीज़ को खाने से इंक्रीज़ हो रही है, कैसे बढ़ रही है और उनको क्या क्या खाना चाहिए, किस तरह से वो जो है वो देखें, मार्केट जाएँ, प्रोडक्ट लेके आएँ तो उसको चेकआउट कैसे करें, ये ज़रा बताइए। अच्छा, हमें ये लगता है कि जो हम चाय में चीनी डालते हैं वही एक शुगर होती है और बस उसको हम कट कर देंगे तो हमारे सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। हिडन शुगर होती है, हमारी रोटी में भी चीनी है, मिल्क में भी चीनी है, पास्ते में भी चीनी है। अब हर वो चीज जो कार्ब की है, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर चीनी शामिल है। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि चीनी छोड़ दी तो मसले हल हो गए। आपने अपने कार्ब्स को बैलेंस करना है। मतलब अगर आप पास्ता भी खा रहे हैं, ब्रेड भी खा रहे हैं, तो उसको भी बैलेंस करके खाएं, साथ प्रोटीन लें, वेजिटेबल लें। ये मत करें कि पूरा दिन सिर्फ कार्ब्स रखे हुए हैं। क्योंकि अगर हम सीरियल्स को देखते हैं, जो नमकीन सीरियल्स आते हैं, हम कहते हैं ये तो सीरियल है ना, ये तो हेल्दी होगा, लेकिन उसके अंदर भी चीनी शामिल है क्योंकि उसके अंदर भी कार्ब्स होते हैं। अब जब भी कोई हम मार्केट जाते हैं, अब बड़ी कंफ्यूजन होती है कि भाई सेकंड्स में कैसे पता चलेगा कि इस चीज में क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए ये है कि आपने पैकेट के पीछे देखना है। अगर फर्स्ट 4 चीजों में शुगर या मैदा लिखा हुआ है तो वो प्रोडक्ट आपने नहीं लेना। सेकेंडली, ऐसा प्रोडक्ट जिसके पीछे लेबल में हिडन शुगर भी लिखा होता है, एडिशनल शुगर जिसमें लिखा होता है एडेड शुगर, वो भी आपने नहीं लेना। मतलब चीनी तो है उसमें लेकिन एडेड शुगर भी लिखा हुआ है, वो नहीं लेना। इसके अलावा आपने देखना है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप पढ़ने बैठ जाएं उस वक्त के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। आपने देखना है कि जिस चीज में 10 से 11 इंग्रेडिएंट्स हैं दैट इज फाइन, लेकिन वो जो चीजें आती हैं जिसमें 20-20 इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लिखी होती है वो आपने नहीं लेना। जितने ज्यादा इंग्रेडिएंट्स उतनी ज्यादा बीमारियां। और लास्टली कुछ ऐसी चीजें होती हैं आजकल मार्केट में आ रही हैं, उसके ऊपर लिखा होता है लो शुगर एडेड और पीछे शुगर मेंशन ही नहीं होती। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने लेबल पे देखना है कि कार्ब्स और फाइबर हमेशा लिखे होते हैं। जैसे अगर 15 ग्राम हमारे पास कार्ब है और 5 ग्राम फाइबर है तो बस आपने कार्ब को फाइबर से माइनस करना है। 10 ग्राम आपको आंसर मिलेगा, वो आपकी चीनी है। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि भाई इस प्रोडक्ट में चीनी कितनी है। तो जब भी आप मार्केट जाते हैं इन लेबल्स का खास ख्याल रखना है। अब जहां तक बात आती है कि लोग कहते हैं कि भाई हम चीनी छोड़ के बैठ जाएं, हम कार्ब्स ही ना खाएं, हम कुछ भी ना खाएं, हम बस हवा पे जिंदा रहें पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने चीनी को एंजॉय करना है, लेकिन किस तरीके से। अब शुगर को लेने का बेस्ट तरीका ये होता है कि उससे पहले आप थोड़ा सा कुछ खा लें। खाली पेट शुगर का इस्तेमाल ना करें। और जो खाना है उसमें आपका फाइबर, प्रोटीन और फैट, ये 3 चीजें लाजमी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं सैलड बनाती हूँ, मैंने लेटस डाला है, उसके अंदर थोड़ी सी मैंने नट्स डाली हैं और चिकन डाल लिया है, वो मैंने खाया। उसके बाद मैंने चीनी की कोई भी चीज खाई है, बेशक मैं फ्रूट खाऊं, तो मेरे इंसुलिन लेवल्स इस हद तक नहीं बढ़ेंगे और वो चीनी मुझे नुकसान देने की बजाय फायदा ही देगी और मुझे उस तरीके से कोई भी डिजीज या नहीं होगी और मेरा वेट लॉस में भी ये हेल्प करेगी। तो जहां तक बात आती है कि अब चीनी वाली कौन से अल्टरनेटिव्स हमारे पास आते हैं या क्या चीजें हम ले सकते हैं, पहली ट्रिक तो यही है कि आपने जो सैलेड बाउल मैंने बताया जिसमें प्रोटीन, फाइबर और फैट है, ये 3 बना के कोई भी चीनी वाली आइटम ले लें। हमारी जो शुगर इनटेक है उसको मैनेज कैसे किया जाए। हमें पता ही नहीं होता कि हम बाजार से जब कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में क्या कुछ है, अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उससे हमें कितना फ़र्क पड़ सकता है, वो हमारी शुगर को कितना एनहेंस कर सकती है। और एक चीज़ इसमें मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी और वो ये है कि जब भी हम ग्रोसरी करने जाते हैं या अपने लिए चीज़ें लेने जाते हैं तो सबसे पहले अगर जिन लोगों को अपने शुगर लेवल्स पता है, जिन लोगों को पता है, प्रोडक्ट अवेयरनेस है कि कौन सी प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए है, उनके लिए ग्रोसरी करना बहुत आसान होता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है कि कौन सी प्रोडक्ट में शुगर है या जो पीछे जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है प्रोडक्ट के पीछे, आपको वो पढ़ना नहीं आता या आप उनका जो मकसद है वो नहीं समझते, इसका ताल्लुक इंग्लिश या उर्दू से बिल्कुल भी नहीं है। इसका ताल्लुक
उनकी सर्टन लैंग्वेज से होता है, जिसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। और इसीलिए हमारे साथ जो है मिनाहिल मौजूद हैं, जो कि हमें बता रही हैं कि अगर वहाँ पर एडिशनल लिखा हो तो आपने उससे जो है वो समझ लेना है कि इसमें एडिशनल शुगर है, या कहीं पर ऐसी सिचुएशन वेग होती है। कुछ ऐसे पैकेट्स होते हैं जिनके ऊपर उन्होंने इतना वेग सिचुएशन बना के डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि नहीं समझ आ रही होती कि अच्छा ठीक है ये कंज्यूम कर लें, हम नहीं करें। मिनाहिल ने हमें दोबारा से जो है वो रिकनेक्ट हुई है, हमारे साथ दोबारा ज्वाइन किया है। मिनाहिल कंटिन्यू कीजिएगा, और थोड़ा सा जो ये लेबलिंग पढ़ने का जो तरीका है, जो डिस्क्रिप्शन पढ़ने का तरीका है, वो ज़रूर लोगों को बताइए प्लीज़। अच्छा देखिए, पहली चीज तो ये है कि आपने देखना है कि पैकेट के पीछे पहली 4 चीजों में क्या लिखा हुआ है। अगर तो शुगर और मैदा मेंशन है, हाँ। तो इसका मतलब है कि वो उस प्रोडक्ट में ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट का नहीं लेनी। सेकेंडली, एडेड शुगर लिखा होगा, शुगर के अलावा भी एडेड शुगर होगा, हाँ। वो नहीं लेना। थर्डली, अगर कुछ पैकेट्स होते हैं उन पे लिखा होता है लो कैलोरी या लो एडेड शुगर, लेकिन पीछे चीनी मेंशन नहीं होती, तो आपने खुद ही कैलकुलेट कर लेनी है। कार्ब और फाइबर हमेशा पैकेट के पीछे लिखे होते हैं, आपने दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर लेना है। शुगर को कार्ब जैसे 15 है और फाइबर भी 5 ग्राम है, तो उसको माइनस कर लें। जो 10 ग्राम आंसर आ रहा है वो आपकी चीनी है, तो देख ले अगर चीनी ज्यादा ग्राम्स में है तो उस पैकेट को भी मत लें। और इसके साथ आपने देखना है कि इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट ज्यादा लंबी ना हो। 10 से 11 इंग्रेडिएंट्स हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 20-22 इंग्रेडिएंट पे एक चीज जा रही है तो उसको मत लें, क्योंकि जितने ज्यादा इंग्रेडिएंट होंगे उतने ज्यादा आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये चीजें हैं जो आपने फोकस करनी होती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि भाई हम पूरे दिन में कितनी चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमने 9 से 10 जो हमारे टीस्पून आते हैं उतनी चीनी हमने लेनी होती है पूरे दिन में। अब अगर हम एक ब्रेड को देखें तो जो 15 ग्राम का कार्ब है उसके अंदर 4 टीस्पून शुगर होता है। तो अगर जैसे किसी ने 3 ब्रेड सुबह में ही खा लिया तो उसकी आधी चीनी तो पूरी हो गई। सही। तो अब हम क्या करते हैं कि सुबह में ब्रेड भी खा रहे हैं, शाम को आइसक्रीम भी ले रहे हैं, उसके बाद हेल्दी कह के फ्रूट्स भी ले रहे हैं, और फिर रात को भी हम चॉकलेट या कुछ खा लेंगे। तो अब इससे खुद देखें कि हम अपनी हेल्थ को कितना अफेक्ट कर रहे हैं और चीनी को कितना ज्यादा शामिल कर रहे हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, बताएं कि किस तरह से कट ऑफ करें, इससे कैसे बचें, हाउ टू अवॉइड इट। देखिए, मैं ये कहूंगी कि आप कट ऑफ ना करें, हर चीज को एंजॉय करें और बैलेंस तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम चीनी छोड़ के बैठ जाएं। वो जो हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं वो कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ जी, तो इसके लिए पहली चीज ये है कि आपने हेल्दी अल्टरनेटिव्स देखने हैं मार्केट में, जैसे प्रोटीन बार्स होती हैं, ग्रेनोला बार होती हैं, और साथ में डार्क चॉकलेट हो गया। ये जो बिस्किट्स हैं और ये जो चॉकलेट्स हैं और ये जो फ्लेवर्ड योगर्ट्स हैं, ये आप अवॉइड करें, और फ्लेवर्ड योगर्ट भी अवॉइड करें। और घर में खुद योगर्ट के अंदर अगर आप फ्रूट्स डाल रहे हैं, स्टिविया का इस्तेमाल कर लें जो कि शुगर अल्टरनेटिव होता है, तो उसको फ्रीज कर लें, उस तरह की योगर्ट का इस्तेमाल कर लें। इसके साथ ही बेस्ट ये रहेगा कि आप कोई भी चीज अगर खाते हैं तो उससे पहले खाना जरूर खाएं और उसके अंदर फाइबर, प्रोटीन, फैट तीनों चीजें शामिल हों। जैसे एक हेल्दी सैलेड हो गया, जिसके अंदर लेट्स हो गया, नट्स हो गया, प्रोटीन हो गया। उसके बाद मतलब आप शुगर कंटेन करें, शुगर कंटेन करें, लेकिन आप जो है वो अपनी जो चॉइस ऑफ ईटिंग है वो थोड़ी सी चेंज कर लें। यानी शुगर आप डायरेक्टली जिस तरह से खाते हैं, व्हाइट शुगर है वो आप ना लें, लेकिन उसके बदले आप दूसरी चीजें खा सकते हैं जिसकी वजह से शुगर कंजम्पशन जो है वो आपकी बॉडी में बैलेंस रहेगी। ये एक बहुत परफेक्ट आइडिया है। अच्छा ये बताइए कि सैलेड का इस्तेमाल मिनाहिल आजकल इस सीजन में बहुत ज्यादा होता है, तो सैलेड को किन तरीकों से खाया जा सकता है? बहुत सारे लोग जो है वो दही के साथ भी सैलेड खा रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो रशियन सैलेड बना के खा रहे होते हैं, कुछ लोग मेयोनीज के साथ भी खा रहे होते हैं। तो व्हाट इज द परफेक्ट मेथड कि आप ऐसी सैलेड खाएं जिससे एनर्जी भी आपकी अच्छी रहे और एपेटाइज़र के तौर पर आप अपने आप को एनर्जेटिक भी फील करें, मतलब सैलेड का मकसद पूरा हो जाए कि हाँ भाई ठीक है आपने अच्छी हेल्दी सैलेड खाई है। अच्छा देखिए, वो जो सैलेड हम खुद बनाते हैं जिसको हम क्रीम सैलेड कहते हैं, उसके अंदर हम क्रीम भी डालते हैं, फ्रूट्स भी डालते हैं, नट्स भी डालते हैं, तो वो तो जो मेहमानों के लिए बनता है वो तो उसकी जगह फिर आप आइसक्रीम रख लिया करें, क्योंकि आइसक्रीम और उसमें कोई फर्क नहीं है, चीनी जो है वो दोनों में भरपूर है। तो ऐसे सैलेड्स नहीं खाने। जो सैलेड मैं खाती हूँ मुझे पसंद है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मर्जी का भी खा सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं क्यूकम्बर लेती हूँ, उसको दही में डालती हूँ, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, कोई भी हर्ब डाल देती हूँ, जैसे ऑरिगेनो
हो गया, साथ में मैं सॉल्ट डाल लिया और चने में डालती हूँ जिसको हम चिकपी कहते हैं, तो उसको अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ी सी ऊपर आप चाट मसाला डाल लें तो वो एक बड़ी अच्छी क्रिस्पी सी आपके पास चाट बन जाती है। इसी तरीके से आप सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए कोई भी चाट बना सकते हैं, बस आपने मीठे का ख्याल करना होता है। और अगर आप मीठी चाट भी बनाना चाह रहे हैं, मतलब अगर आप फ्रूट्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसमें, तो कोई हर्ज नहीं है। आप क्यूकम्बर भी इस्तेमाल कर लें, एक क्यूकम्बर ले लें, 2 कोई भी फ्रूट्स ले लें, जैसे एप्पल हो गए, उसको दही में डाल लें, थोड़ा सा कोको पाउडर डाल लें, स्टिविया डाल लें, तो ये भी आपका एक बड़ा मीठा सा अच्छा सैलेड बन जाएगा। तो हमेशा हमने देखना होता है कि हमारा कैलोरी काउंट क्या है। तो कैलोरी काउंट के अंदर रहते हुए आप कोई भी सैलेड एंजॉय कर सकते हैं। सही, उसमें आप कोई भी सैलेड एंजॉय कर सकते हैं और ये बड़ा परफेक्ट रहता है लोगों के लिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो सैलेड आप खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो सैलेड आप खा रहे हैं उसमें कितनी ज़्यादा आपको एनर्जी इनटेक मिल सकती है। इसके अलावा और एनर्जी फूड्स कौन से? देखिए, एनर्जी फूड्स, अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं, जितने भी नेचुरल सोर्सेज से हमें शुगर मिलता है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यह है कि फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल नहीं करना। फ्रूट जूस में ऐसा ही है जैसे आप कोई ड्रिंक पी रहे हैं, क्योंकि फ्रूट जूस में जो है वो फाइबर सारा खत्म हो जाता है जब आप जूस बनाते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने फ्रूट को एज अ होल ही खाना है। इसके अलावा मीठे में आप किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मीठे में जो हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं ना, वो आपने नहीं करना। चीनी, शक्कर और ये हमारे पास जो हनी है, तीनों चीजों में सेम कैलोरी है, सेम इसका इफेक्ट होता है। तो ये भी हम नहीं समझना कि जैसे जैगरी हम कहते हैं कि जो गुड़ है वो जी नेचुरल सोर्स है, तो जी ये हेल्दी है तो हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपने देखना है कि हर जो भी आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है वो अगर नेचुरल भी है तो कितनी कैलोरीज हैं, शुगर लेवल को वो कितना स्पाइक करता है, और उसके मुताबिक आपने लेना है। तो अगर मैं शुगर अल्टरनेटिव्स की बात करूं, उनको रेट करूं, तो जो गुड़ है वो सबसे लास्ट पे आएगा, नंबर 5 पे। नंबर 4 पे हमारे पास हनी आता है क्योंकि उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे हमारे पास चीनी आ जाएगी, बेशक आप ब्राउन शुगर ले रहे हैं, वाइट शुगर ले रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है स्टिविया, और नंबर 1 पे हमारे पास है मॉन्क फ्रूट स्वीटनर। तो जो स्टिविया और मॉन्क फ्रूट है वो आप डेली लाइफस्टाइल में उसका इस्तेमाल करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, एज लॉन्ग एज वो नेचुरल सोर्सेज से बनाया गया है, उसमें ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। हाँ, तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू वेरी मच मनाहिल फॉर योर टाइम। शो में वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपसे मिलवाएंगे, आपको मिलवाएंगे एक जबरदस्त पर्सनैलिटी से। वेलकम बैक। गर्मी बहुत ज़्यादा है और लोग मुख्तलिफ़ तरीके ढूंढते हैं अपने आप को बिज़ी रखने के, अपने आप को बहुत ज़्यादा ये समझाने के लिए कि भाई एवरीथिंग इज़ ओके। क्योंकि ये जो गर्मी है ना, इसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। अब गर्मी का क्या हल है? गर्मी का हल ये है कि आप दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, प्लांटेशन करें। लेकिन कैसे करें? क्योंकि जिस तरह मैं कहती हूँ ना, भाई घर में इतनी जगह नहीं है, कहाँ प्लांटेशन की जा सकती है। लेकिन आप ये प्लांटेशन कर सकते हैं, अपने घर की छत पर कर सकते हैं, रूफ टॉप को भी डेकोरेट कर सकते हैं। रूफ टॉप पर भी आप बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं, जिसमें अगर आप चाहें तो आप पुदीना भी लगा सकते हैं, आप टमाटर का पौधा भी लगा सकते हैं, और आप जो चाहें अपनी रूफ टॉप को उस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। 2 फ़ायदे ये होते हैं कि एक तो पौधों से जब आपकी छत हरी भरी होती है तो सन इफ़ेक्ट जो है उसका कम होता है, फिर इन्वायरमेंट के लिए बड़ा अच्छा है, फिर मक्खी मच्छर नहीं आते। दूसरा ये कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पौधे बहुत ज़बरदस्त रहते हैं, आपको ऑक्सीजन मिलती है, आपको पीस मिलता है, आपको सुकून मिलता है। और सबसे बेहतरीन एक्टिविटी जो है ना, वो प्लांटेशन है। सबसे बेहतरीन एक्टिविटी मेरी नज़र में तो यही है कि अगर आप फ्री हैं और आप फ्री टाइम में गार्डनिंग कर रहे हैं आप, तो यकीन करें आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव जगह जो है वो कंज्यूम हो रही है। बात करने के लिए इस पर हमारे साथ शहरोज़ भाई मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि हम अपने घर की छतों के ऊपर जो है कैसे प्लांटेशन कर सकते हैं, ये कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़ भाई, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक ठाक। शहरोज़ भाई, आज आप हमें क्या बता रहे हैं इस हवाले से कि
जिन लोगों के पास छतें हैं, जो लोग उनको डेकोरेट करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि प्लांटेशन करें, लेकिन वो ये सोचते हैं जगह कहाँ है, तो वो अपने घर की जो रूफ है उसको कैसे प्लांटेशन कर सकते हैं, उसमें कैसे जो है वो ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। मैम, जिस तरीके से इस वक्त शहर के हालात चल रहे हैं और घर हमारा कंक्रीट का है और गर्मी से गर्म हो जाता है, रात में भी जब सो रहे होते हैं तो पूरे घर में ना हीट हो रहे होते हैं। तो अगर हम उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि छत हमारी जो है तपिश की शिकार होती है। हाँ। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि हम अपने छतों पे कुछ पेंट कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन अगर हम नेचुरल तौर पे उस छत को अपने ठंडा करें तो बेहतरीन आइडिया ये है कि अपने छतों को भी आप गार्डन बना दें, ताकि शाम में अगर आपके नियरेस्ट कोई पार्क या ग्राउंड मौजूद ना भी हो तो अपने छत पे जाके आप बैठें वहाँ पर और हरी भरी चीज़ों को देखें तो आपको अच्छा लगेगा और आप फ्रेश भी होंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जगह नहीं है छत पे, मैं किस तरीके से पौधे लगाऊं, कैसे बड़े बड़े गमले लेकर आऊँ, कौन से बड़े बड़े पौधे लगाऊं। तो मैंने एक मिसाल के तौर पे छोटी छोटी चीज़ें दिखाई हैं। हाँ। ये एक छोटा सा कप है, हाँ। सोडा कप जो हम पीते हैं और फेंक देते हैं इस्तेमाल करते हुए, इसमें आप ये देख रही हैं ये पुदीना लगा हुआ है। इस पुदीने की एक गड्डी अभी बकरीद पे तो 50 रुपए की हो गई थी, अभी 20 से 25 रुपए की शायद मिलती है ये। सही। लेकिन आप उस पुदीने को लें और इस पुदीने को देखें जो आपने खुद ग्रो किया हुआ है, इसमें हाथ लगाएं आप, इसकी खुशबू 2 दिन तक आपके हाथ से नहीं जाएगी, इतनी खूबसूरत। हाँ बिल्कुल, इसका अरोमा बहुत अच्छा है और इसकी मतलब बहुत अच्छी खुशबू है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये जब कोई शख्स अपने हाथ से ये पौधा लगाया है किसी ने और उसके बाद ये ग्रो कर रहा है, धीमी धीमी सी खुशबू आ रही है पुदीने की, तो ये बड़ा अच्छा एहसास होता है। और ये देखिए ये यहाँ रखा है ना, इससे ही इन्वायरमेंट कितना बेहतर हो रहा है, इससे ही। एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, दिखाइए। बीफ के दिन टाइम है, अभी आप बीफ का गोश्त पालक के साथ बनाती हैं। अब पालक के लिए मैं सोचूंगा कि बहुत बड़ी जगह चाहिए मुझे पालक ग्रो करने के लिए। वाकई ये पालक है भाई, ये पालक है। रियली नाइस, ये पालक है और ये शहरोज भाई आपने खुद ग्रो किया। जी बिल्कुल, ये बीज से ग्रो किया हमने। ग्रेट, बिल्कुल। अच्छा, तो ये देखें, ये इतना सा इसका जो है वो प्लास्टिक का, आई गेस ये ग्लास है, प्लास्टिक का। हाँ सोडा कप जो होता है। हाँ, तो ये प्लास्टिक का है और ये इन्होंने इसमें पालक लगाया है। और अगर कोई ये सोचता है कि उसके पास जगह नहीं है, वो प्लांट्स कहाँ लगाएगा, तो ये देखें, ये इतनी सी जगह में भी आप जो है वो प्लांट्स लगा सकते हैं। तो शहरोज भाई जरा टेक्निक बताइए कि ये प्लांट्स जो है वो आप किस तरह से लगाते हैं, कैसे इसमें एडजस्ट करते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ता है? ये दिखाया मैम, ये मुझे ये सैंपल के तौर पे लाकर मैंने दिखाया है आप लोगों को। हाँ। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास बड़े गमले नहीं है, बड़ी जगह नहीं है, बड़ी स्पेस नहीं है। हाँ। और ज़्यादातर लोग कहते हैं पानी नहीं है। तो सारी एक्सक्यूजेस अपनी जगह अगर आप करने को चाहें तो आप कर सकते हैं। हाँ। ये पालक है, यहाँ पर साग है और यहाँ पर एक मिर्ची का भी पौधा लगा हुआ है, इसमें मिर्ची भी लगी हुई है। सब चीज़ें आप अपने घर में इजी जो है ग्रो कर सकते हैं। मुख्तलिफ टेट्रा पैक के डिब्बे ले लें आप, कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे ले लें, उसको काट लें आप और अपने छतों के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को लगाना शुरू करें। जब आप ये लगाना शुरू करेंगे तो यकीन माने बाहर की जो सब्जियाँ होंगी उसमें फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। पहले हम देखते थे ना लोगों के घरों में करेले की बेल जा रही है, तोरई की बेल जा रही है, सेम की बेल जा रही है, तो वो दीवारों को भी ठंडा रखते थे। हम नेचर से दूर होते गए, इसलिए हमारा ये हाल होते जा रहा है। हमें दोबारा नेचर के करीब आना पड़ेगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को हरा भरा करना पड़ेगा। देखिए ये आपको फ्रेश ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, आपका इन्वायरमेंट भी अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पर अच्छी ग़िज़ा भी आपको दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात अच्छी ग़िज़ा आप खाएंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आप फ्रेश नज़र आएंगे। बाहर आप मार्केट में देखते हैं, अमूमन हमने वीडियोस में देखा है कि पालक ऐसा होता है जहरीला हो जाता है, सूख जाता है बिल्कुल, लेकिन उसको एक केमिकल में डाल के निकालते हैं, बिल्कुल हरा भरा हो जाता है। हाँ। तो अगर ऐसी चीज़ें हम खाएंगे तो जाहिर सी बात आजकल बीमारियाँ, कैंसर है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जो बढ़ रही हैं, उसकी वजह यही है कि हमारी डाइट अच्छी नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अपनी सब्ज़ी खुद उगाओ, खुद खाओ। ये कोरोना के अंदर ये आइडिया आया हमें कि किस तरीके से हम अपनी सब्ज़ी खुद उगाएं, खुद खाएं और अपने घर के अंदर ही धनिया लगाना। मैं अगर कहें तो धनिया पुदीना के बारे में बता दूं बिल्कुल, लेकिन ब्रेक के बाद बिल्कुल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर शहरोज भाई से डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। तो हम इंडोर प्लांटेशन के हवाले से बात कर रहे हैं कि आप अपनी रूफ को जो है वो कैसे डेकोरेट कर सकते हैं प्लांट से, और वो भी ऑर्गेनिक प्लांट से। शहरोज भाई आप हमें पुदीने और धनिया के हवाले से जो है वो डिस्कशन कर रहे थे, वो कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि जो बचपन में अम्मी धनिया मंगाती थी हम पुदीना ले आते थे, और पुदीना मंगाती थी हम धनिया ले आते थे। वैसे है कन्फ्यूजन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मैं चाहता हूँ, अभी भी कन्फ्यूजन हो जाती है वैसे। कम से कम लड़कों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये काम तो अपने घर पे कर लेना। साबित धनिया आपके घर के अंदर किचन में रखी हुई होती है। हाँ। और कुदरत ने ये ऐसा बीज बनाया है कि एक बीज के अंदर 2 बीज होते हैं। उसको हाथ में लेके आप क्रश करें और
मिट्टी के अंदर 1-1 इंच उसको दबा दें और पानी स्प्रे करने लगे। 15 दिन के अंदर आपके धनिया जो है आपके घर में तैयार हो जाएगा और आप उसको 2-2.5 महीने तक कटिंग करके 3-4 बार उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और पुदीना लगाने बहुत आसान है। आप बाहर से एक पुदीना की गड्डी लेके आएँ, उसके पत्ते तोड़ें, आप बिरयानी में डालें और उसके स्टिक्स को ना पानी के गिलास में डालें और पानी की गिलास के अंदर जो है तकरीबन 1.5 से 2 इंच जो है पानी डाल दें। आप देखेंगे 1 वीक 1 से 2 हफ्ते के अंदर उसमें रूट्स आना शुरू हो जाएंगी। फिर उसको आप शिफ्ट कर दें किसी भी टेट्रा पैक के डिब्बे में, कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे में, गमलों के अंदर और वो पुदीना जो है निकलना तैयार हो जाएगा। और एक और आपको नुस्खा दे दूं कि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि खाद कैसे डालें इसमें, हाँ, ये कैसे बनेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए इंसान के अंदर भी चीज़ें होती हैं ना कि अगर हम सिर्फ चाय पराठा और ये बिरयानी खा रहे हैं तो हमारी सेहत अलग ही नज़र आती है, लेकिन कोई फ्रेश जूस पीता है, अच्छी डाइट रखता है तो उसकी स्किन सब कुछ अलग नज़र आ रहा होता है। ऐसे ही पौधों के अंदर भी अगर इसकी मिट्टी अगर अच्छी होगी तो ये पौधे भी अच्छा ग्रो करेंगे। जहाँ अक्सर लोग बोलते हैं टमाटर हमारे गमले में छोटा सा निकलता है, बड़ा नहीं होता, असल में उसको जो उसकी न्यूट्रिशंस होती है ना वो हम पूरी नहीं कर पा रहे होते हैं जो पौधों की होती है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अंडे का छिलका, जो आप अंडा इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर, फार्मी हो देसी हो, अंडे का छिलका इस्तेमाल शुदा वो हो गया, और चाय पत्ती जो आपकी वेस्ट निकलती है, इन दोनों को लेके आप क्रश करके आपस में मिक्स करके गूंदनी करके गमलों के अंदर डाल दें। तकरीबन एवरेज ये होना चाहिए 20-80%, अगर आपकी मिट्टी है तो 20% ये आप डाल दें। अड्डा और चाय की यूज पत्ती, तो ये आपके बेहतरीन फर्टिलाइजर का काम करेगा। इससे पौधों के अंडे के छिलके हाँ। अंडे के छिलके और चाय पत्ती जो इस्तेमालशुदा हो गई उसको फेंकने से अच्छा आप गमले में डाल दें, गोदनी करके ना। अच्छा। तो इंशाल्लाह आपको फर्टिलाइजर की जरूरत वन टाइम या जब भी, तकरीबन इसको महीने से 1.5 महीने के अंदर जब देखें कि मिट्टी आना शुरू हो गई, फर्टिलाइजर खत्म हो गया, तो आप उसको डाल दें। सही। तो पौधे अच्छे ग्रो करेंगे, अच्छा साइज निकलेगा, जो उसमें सब्जियां हैं, जो उसमें फल फ्रूट्स हैं वो अच्छे निकलेंगे, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी का रूफटॉप छोटा है या रूफटॉप के बजाय आजकल फ्लैट्स हैं और वहाँ बाहर गैलरी होती है, मतलब ऐसी गैलरी होती है कि वहाँ पर लोगों ने पौधे रखे होते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की प्लांटेशन की जा सकती है, उसका क्या आइडिया है? उसके लिए देखिए हम वर्टिकल गार्डन जिसे कहते हैं कि हम एक तो एक्वापॉनिक्स होता है जिसके अंदर पानी के अंदर तमाम पौधे ग्रो कर रहे होते हैं, वो एक बड़ा स्टेप है, उस पर ही बात करेंगे इंशाल्लाह कभी। लेकिन अगर आपके पास स्पेस नहीं है, आप दीवारों के साथ रहते हैं, तो अपने दीवारों में आप एक जाली लगाएं और मुख्तलिफ किस्म के जार होते हैं वो लगा दें। मैं ये आइडिया दूंगा कि दीवारों के साथ मिट्टी वाले पौधे ना हैंग करें, पर पानी में ग्रो होने वाले पौधे, जैसे वो कौन से पौधे? जैसे पुदीना जो है वो पानी के अंदर इजीली ग्रो हो जाता है, तो आप पानी के जार के अंदर पुदीना की शाख रख दें तो वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो वो आपके दीवारों के साथ ही जार के अंदर वो पौधा निकलना शुरू स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। हाँ। मनी प्लांट आपने देखा होगा, वो आप रख सकते हैं, सिंगोनियम रख सकते हैं, इस तरीके के पौधे, और आपके दीवार भी हरा भरा हो जाएगा, खूबसूरत भी लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो पुदीना हो गया। वेजिटेबल प्लांट्स में जो खाए जा सकते हैं वो कौन से प्लांट्स हैं जो पानी में ही ग्रो होते हैं? वेजिटेबल के अंदर आप देखिए धनिया भी, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, लेकिन धनिया पुदीना दोनों पानी में आप, लेकिन देखिए ना अब वेजिटेबल प्लांट्स को स्पेस ज्यादा चाहिए होता है, तो फिर हम वो फंस जाएंगे वहाँ आगे। अच्छा। तो मैं तो कहूँगा सिर्फ पुदीना तक आप रखें इसके अंदर, तो फिर आपको अच्छा रहेगा, फिर वो ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना पानी के अंदर लोग तो चावल भी निकाल ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, एक्वापॉनिक्स का जो एक टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आप चावल है, सारी चीजें A to Z। ये क्या टेक्नोलॉजी है? थोड़ा सा एक्वापॉनिक्स वो चीज़ है कि यूएई के अंदर आपने देखा होगा कि सहरा ज़मीन है, वहाँ पर पानी नहीं है। हाँ। और वहाँ पर इस तरीके की ज़मीन नहीं, जिस तरीके से अल्लाह ने पाकिस्तान को बिलखुसूस, मैं तो बोलता हूँ कराची तो ऐसी ज़मीन है कि अगर हम खजूर और आम की गुटियाँ भी फेंक देते हैं। हाँ। एक छोटा सा मैसेज मैं भी देना चाहूँगा, मानसून का सीज़न शुरू होने वाला है, तो जो आम के बीच और मुख्तलिफ फलों के बीच आप खाते हैं और फल खाते हैं और सीड्स फेंक देते हैं कचरे के अंदर, तो इसको कलेक्ट करें, जमा करें अपने घर के अंदर एक जार के अंदर। और बहुत सारी ग्रीन बेल्ट्स, पार्क्स, ग्राउंड्स ऐसे हैं जो बंजर पड़े हुए हैं और बारिशों में वहाँ पर पानी भी जमा होता है, आप देखते होंगे गीला भी हो जाता है, तो उन जगहों पर वो बीज को फेंक दें आप। अगर एक मिसाल है, अगर 1 लाख बीज भी आप थ्रो करते हैं इस तरीके से और उसमें से 1000 पौधा भी निकल जाता है जिसको अल्लाह पाक दरख्त बना देगा, तो सोचिए एक कंट्रीब्यूशन इस मुल्क और कौम के लिए हो जाएगी। दूसरा हम बात कर रहे थे एक्वापॉनिक्स। एक्वापॉनिक्स वो चीज़ है कि जिसके अंदर हम वर्टिकल गार्डनिंग बनाते हैं। फिश पॉन्ड होता है, जैसे अगर हम एक एक्वेरियम लेते हैं और एक्वेरियम के 2 साइड से पानी, उसका जो पानी, क्योंकि पौधे को जो न्यूट्रिशन चाहिए होती है वो मिट्टी से वो लेता है, लेकिन जो मछली का फुजला है वो भी एक खाद और एक फर्टिलाइजर का काम करता है। तो वो एक तरीके से वो पानी एक तरफ से जाता है और पाइप से होते हुए दूसरी तरफ आके वहाँ पे गिर रहा होता है। उस पाइप के अंदर मुख्तलिफ होल्स करते हैं और इसी तरीके के पॉट्स को हम इस तरीके से रख देते हैं, नीचे इसके पानी होता है और उसमें बीज डाल देते हैं, वो पौधा निकलना शुरू हो जाता है। सही। तो ये बड़ी ज़बरदस्त ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक जो है वो शहरोज़ भाई ने इंशाल्लाह मौका मिला तो इसका छोटा सा मैं एक डेमो भी यहाँ लेकर आऊँगा और दिखाऊंगा लोगों को। बिल्कुल। अच्छा शहरोज़ भाई, ये बताएं कि बेस्ट प्लांट्स कौन से होते हैं घर में लगाने के लिए, चाहे वेजिटेबल हो या कोई भी?
वर्ल्ड बेस्ट 3 इंडोर प्लांट जो है ना, जैसे आपने कहा कि अब हमारे पास खुशहाली के लिए, पैसों के लिए, सेहत के लिए, हेल्दीनेस के लिए, अच्छे एनवायरनमेंट के लिए। जैसे अभी आपने कहा ना कि हमारे घरों में स्पेस नहीं है अपना, हम लोग वर्टिकल फ्लैट्स में रहते हैं, बिल्डिंग्स पे रहते हैं, सनलाइट्स नहीं आती, धूप नहीं आता, तो इन जगहों पे रखने के लिए 3-4 प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप बंद कमरों के अंदर, जैसे ये स्टूडियो है चारों तरफ से बंद है, यहाँ पे भी रख सकते हैं स्टेबल के अंदर। अच्छा। नंबर 1 पे तो पानी की जार के अंदर आप मनी प्लांट रखें। अच्छा। जैसा कि आपने कहा ना कि पैसे, ये मैं पैदा जब से हूँ तब से मैं सुन रहा हूँ ये बात कि मनी प्लांट्स जब पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं तो पैसे आना शुरू हो जाते हैं, उसको देख के। सेकंड, जो एक बेस्ट प्लांट जो नासा की रिपोर्ट है कि दुनिया का नंबर 1 जो बेस्ट इंडोर प्लांट है वो स्नेक प्लांट है। वो आप अपने रूम में रख सकते हैं, जो आपके एयर को फिल्टर करता है, फ्रेश ऑक्सीजन देता है। उसकी बूस्टिंग वो पावर ना बहुत अच्छी है। सही। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसके अंदर हैं। मैं आपको अगर कुछ चीज़ें रिसर्च के ऊपर बेस करती हैं, कुछ बातों के ऊपर बेस करती हैं, कहते हैं उसको रखने से कोई शैतान वगैरह भी नहीं आते, कोई नेगेटिव एक्टिविटीज़ भी नहीं होती, नज़र वगैरह भी नहीं लगती आपको। अच्छा। ये एक वो रिसर्च वाली बात नहीं कह सकता मैं, एक बात वो मैं शेयर कर रहा हूँ। देन आप ये रबर प्लांट जो है अपने घर के अंदर रख सकती हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लांट होता है। और एक आपको मैंने अच्छा, स्नेक प्लांट के हवाले से जो आप इसमें कहते हैं कि ऑक्सीजन के लिए बेहतर होता है, तो इससे पहले हमारे पास भी प्लांटेशन से रिलेटेड एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी यहाँ पर मौजूद थे जो कि हमें बता के गए कि अगर आपने स्नेक प्लांट रखना है तो आप 3 स्नेक प्लांट्स रखेंगे ताकि वो एक बंदे की ऑक्सीजन के लिए होते हैं। इसका थोड़ा सा मुझे डिस्क्राइब कीजिए। 3 स्नेक प्लांट नहीं, को एक बंदे की ऑक्सीजन के लिए 3 पौधे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं जिसकी हाइट 1.5 से 2.5 फीट तक की हो, तो वो 3 प्लांट रखेंगे आप, तो एक बंदे की 3 ब्रांचेस एटलीस्ट। तो वो जो है ना एक बंदे के लिए ऑक्सीजन को जनरेट करने के लिए होता है। जैसे रूम में मैं अगर 12 बाई 15 के रूम में 2 अफराद सो रहे हैं, तो 3 से 4 घंटे बाद उस रूम का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। ओके, सही है। फिर हम वो क्या कर रहे होते हैं, हम वही जहरीली गैस को इनहेल कर रहे होते हैं, एक जिसे कहते हैं ना एक गंदे माहौल में रहना, सोना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही आपके रूम में अगर ऑक्सीजन मौजूद है, क्योंकि हम बंद करके एसी के अंदर सो रहे होते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर यही इंडोर प्लांट्स आपके रूम में होंगे, स्नेक प्लांट है, एलोवेरा है, मनी प्लांट है, रबर प्लांट है, तो ये आपके रूम के इस जहरीली गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड को जब्स कर रहे होंगे और इसी को फिल्टर करके ऑक्सीजन दे रहे होंगे। सही। ये तो बहुत बेस्ट प्लांट्स हैं जिनके बारे में शरोज भाई ने हमें बताया। बहुत शुक्रिया शरोज भाई, आप हमारे शो पर आए। और प्लांटेशन के हवाले से तो जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपको मेंटल पीस मिलता है। और दुनिया में लोग ना पता नहीं कितने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो पीस मिल जाए उनको मेंटल पीस मिल जाए, सुकून मिल जाए और वो मतलब रिलैक्स होके रहें। तो ये जो प्लांटेशन है, अगर आप इस तरफ आते हैं तो ट्रस्ट मी आप बहुत रिलैक्स रहेंगे। ट्रस्ट मी आपको पता चलेगा और आपके जहन में बड़े सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। वेलकम बैक। हेल्दी फूड्स के बारे में बात करेंगे आज के कौन से फूड जो हैं वाकई हमारी सेहत के लिए बड़े हेल्दी हैं। हेल्दी फूड खाना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ऐसे कुछ हर्ब्स भी हैं जो आपकी किडनी के लिए बेहतरीन है। ऐसी कुछ और भी डाइट होती हैं जिसकी वजह से आपकी किडनी जो है वो भी बेहतर होती है, उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। और हमें अपनी किडनीज़ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। फूड जो है ना, इट्स ऑल अबाउट लाइफ। अगर आपकी फूड इनटेक, आपकी फूड चॉइस बेस्ट है तो ट्रस्ट मी आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। आपके अंदर सुस्ती, काहली जो है वो कहीं दूर भाग जाती है। और ये जो फूड है ये खुश होके खाना चाहिए। जब भी आप खाना खा रहे हों तो बड़ी खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करके खाएं। चाहे आप आधी रोटी खा रहे हों, 1 रोटी खा रहे हों, आप कितना महंगा खाना खा रहे हों, आप सस्ता खाना खा रहे हों, आप रोटी सालन खा रहे हों, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करके खाएं। आप देखें यही फूड जो है वो आपको लगेगा भी, इसका आपको फ़ायदा भी होगा और इसी फूड से आपकी ब्रेन एनर्जी जो है वो बेहतर होगी। अच्छा जी, कौन से फूड जो हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, हमारी सेहत के लिए बेहतरीन हैं, कौन से हर्ब्स जो हैं वो किडनीज़ के लिए बेहतरीन हैं, इस पर बात करने के लिए मुनज़्ज़ा इस वक्त हमारे साथ हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़ा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुनीज़ा, ये बताइए कि कौन से फूड्स जो हैं वो हेल्दी फूड्स हैं और कितने उनके बेनिफिट्स हैं? यार मुझे ये बताए कि कौन सा फूड हेल्दी नहीं है। थिंग इज कि आपने बैलेंस रख के मॉडरेट वे में सबको खाना होता है।
और अपनी बॉडी मिर्जा, की हेल्दी तो एकदम सारे को- फूड होते हैं, लेकिन लोगों की जो बीमारियां हैं उसको मद्देनजर रखते हुए व्हाट आर दी फूड्स जो कि जनरली हेल्दी हैं, शुगर पेशेंट भी खा ले, किडनी का पेशेंट भी खा ले, दिल का मरीज भी खा ले, और इसके अलावा जिसको एंजाइटी डिप्रेशन है वो भी खा ले। यस। जी। तो अब हम अगर देखें, आप स्पेसिफिकली किडनी की हेल्थ की बात कर रहे थे। हाँ। तो किडनी की हेल्थ, किडनी का काम एक्चुअली फिल्टर करना होता है। हाँ। 3 काम करता है। एक तो आपके ब्लड को फिल्टर कर रहा होता है, दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको रीअब्सॉर्ब करवा रहा होता है बॉडी के अंदर, और तीसरा एक्सक्रीट कर रहा होता है एसिड, वाटर और टॉक्सिन वगैरह जो भी है। ये 3 काम करता है। अब इसका जो प्रॉब्लम आता है किडनी का उस वक्त जनरेट होता है जब आपका बीपी हाई होना शुरू होता है, जब आपका बॉडी में टॉक्सिन जमा होना शुरू हो जाते हैं, जब आपके बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन जमा होता है जो किडनी प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाता और क्रेटिनिन या एल्ब्यूमिन की फॉर्म में या झाग की फॉर्म में फ्रोथी सा यूरिन आना शुरू हो जाता है। ये ठीक है जी। किडनी की डाइट के लिए और आपके लिवर की डाइट के लिए और आपके हार्ट की डाइट के लिए ये जरूरी है पहले आप चेक कर ले कि आपकी रेट्स क्या आ रहे हैं, आई मीन टेस्ट क्या आ रहे हैं। कोई टेस्ट रिपोर्ट्स होगी जब भी आपको पता चला होगा कि किडनी में प्रॉब्लम है। तो जो भी टेस्ट होते हैं इसमें आप देखें कि कोई मिनरल ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि ये सॉल्ट का ज्यादा इंटेक होता है तो प्रॉब्लम होती है, बॉडी में रिटेंशन होना शुरू होती है, पोटेशियम ज्यादा होता है या फिर आपका फॉस्फोरस ज्यादा होता है, तब भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आना शुरू होती है। तो आप देखेंगे कि वो पेशेंट जिनको किडनी का इशू होता है या जिनकी बॉडी में रिटेंशन हो रही होती है वाटर की, या एक्सेसिव लोड होता है जिसकी वजह से बीपी हाई हो रहा होता है, तो हम उसे कहते हैं कि सॉल्ट इंटेक कम कर दे, बहुत ज्यादा प्रोटीन लेना खत्म कर दे। प्रोटीन में आपका गाय का गोश्त आता है, एग्स आते हैं एक्स्ट्रा खाने के लिए, मीट फॉर्म में कुछ भी हो, थोड़ा प्रोटीन ले अपनी डाइट के मुताबिक, ज्यादा मत ले। ज्यादा प्रोटीन लेना इट्स नॉट हेल्दी। आपने आजकल देखा है हर कोई प्रोटीन ड्रिंक पी रहा है, हर कोई पाउडर की फॉर्म में ले रहा है, जिम जा रहा है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने वालों को तो बहुत जरूरत होती है प्रोटीन की, पर जनरली जो लोग हमारे जैसे होते हैं, सीट पे बैठे हुए होते हैं, कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे होते हैं या घर में छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं, उनको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अनाज में प्रोटीन है। हमारे हर किस्म के जो आप नाश्ते में चीज खाते हैं, अंडा खा लिया, पोरेज ले लिया आपने, गंदम की रोटी ले ली, इन सब में प्रोटीन मौजूद है और एक बैलेंस फॉर्म में है। प्रोटीन आपकी बॉडी का कितना हिस्सा है, अगर आपको चाहिए तो आप कोशिश करें कि आपका अगर वेट 60 kg है तो आप 60 ग्राम तक ले लें, या 60 से कम लें, तो ज्यादा ना लें। ठीक है। अब ग़िज़ाएं कौन सी अच्छी होती हैं अगर आपको किडनी इश्यूज हैं? एक तो आप ये फास्फोरस और ये पोटेशियम और सॉल्ट वाले इंटेक कम कर दें। इसमें मतलब स्पिनच, टोमेटो और इस तरह की सब्जियां जिसमें ज्यादा जैसे बैंगन हो गया ना खाएं, जैसे बहुत ज्यादा हैवी पपाया या बनाना नहीं खाएं। बनाना खाएंगे तो बनाना में भी पोटेशियम ज्यादा होता है, तो इट्स नॉट हेल्दी फॉर योर किडनी। आपने देखना ये है कि आपने किडनी को ऐसी ग़िज़ा देनी है कि वो जल्दी से अच्छा फिल्टर कर सके। तो वो कौन सी ग़िज़ा है जो जल्दी हजम हो जाती है, लाइट होती है? जी, जैसे खिचड़ी हो गई, खिचड़ी हो गई, साबूदाने की क्या कहते हैं, मीठा बना लें या नमकीन बना लें, और लिक्विड फॉर्म में जैसे या वो पी ले। आप पानी का इंटेक ज्यादा रखें। क्यूकम्बर, तोरी, मूली, शलजम और कद्दू, घिया, ये सारी सब्जियां वो हैं जो आप खाएंगे तो एक तो जल्दी हजम होती है और दूसरे इनमें मिनरल्स ज्यादा वो वाले नहीं है जो आपको किडनी पे लोड देते हैं। किडनी का काम एक हद तक होता है, उसके बाद वो थक जाती है, फिर वो फ्लश प्रॉपरली नहीं करती। तो ज्यादा पानी का इंटेक भी नहीं करे, इतना पानी पिए जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है। जी। आपने कोशिश तो करना है कि अगर आपको पानी पीना है तो सिप सिप करके पीना है, एक साथ गल्प नहीं करना, क्योंकि जो गल्प करते हैं वो फौरन आपका यूरिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से बेनिफिट भी नहीं मिलता, फिल्टर भी प्रॉपर नहीं होता आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं।
थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके, ग्लास रख के टेबल पर, ग्लास रख के जहाँ पे काम कर रहे हैं, और वो सिप करके थोड़ा थोड़ा। अब सिर्फ आपने पानी नहीं पीना, आप जौ का पानी भी पिए अगर आपको किडनी का इश्यू है। आप धनिया का पानी भी पिए, धनिया टॉक्सिन बहुत अच्छे निकालता है। धनिया का पानी, धनिया के सीड का पानी भी, और हरे धनिया भी बहुत अच्छे से टॉक्सिन निकालता है। बस ये ख्याल रखें कि अगर आपको सर्दी लग रही है या नजला जुकाम है तो ना लें, क्योंकि इससे और सर्दी लगेगी। गर्मियों में आप ले सकते हैं, इमली का जो पल्प होता है उसका शरबत बना लें, आलू बुखारे का शरबत बना लें। चले, किडनी फिल्ट्रेशन के लिए बिल्कुल, इसके नेफ्रोटिक जो सिंड्रोम्स होते हैं या किडनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके लिए मजीद क्या कुछ है इस पर मुनीज़ा से बात करेंगे, लेकिन यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं फूड इनटेक के हवाले से, कौन से ऐसे हब्स हैं, कौन से ऐसे फूड हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी किडनी के लिए बेनिफिशियल हैं। मुनीज़ा हमसे डिस्कशन करिए। मुनीज़ा प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, हर्ब्स में अगर आप बातें करते हैं दवाई लेने के लिए, तो पहले तो आपको देखना है कि आपको डायल्यूटिव चाहिए, स्टोन को तोड़ने के लिए कोई मेडिसिन चाहिए, क्योंकि अगर आपकी किडनी स्टोन है तो उसकी मेडिसिन डिफरेंट है। अगर आपको एडिमा हो रहा है या आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन है तो उसकी मेडिसिन डायल्यूटिव है। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्टोन्स की 3 किस्में हैं, आपकी ऑक्सलेट की भी होती हैं, आपकी कैल्सिफिकेशन की वजह से भी होती हैं, आपके फॉस्फोरस और यूरिक एसिड की वजह से भी होती हैं। आपने पहले देखना है कि चीज क्या आ रही है, स्टोन्स की फॉर्मेशन किस वजह से हो रही है, फिल्टर क्यों नहीं कर रही, क्या आपकी किडनी को प्रॉपर ब्लड मिल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जो बहुत सारे एनीमिक पेशेंट होते हैं उनको सीकेडी होता है, क्योंकि वो सही से ब्लड पहुंचते ही नहीं किडनी तक, जो अपना ताकत उसमें वो किडनी की स्लगिश होती है, किडनी आपकी सही से फिल्टर नहीं कर रही होती और आपको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होती है, वो वापस नहीं भेज सकती। तो आपने देखा होगा कि लोगों की यूरिन के जरिए बहुत सारी प्रोटीन जाया होती है, क्रिएटिनिन जाया होती है, फिर चक्कर भी आ रहे होते हैं उन्हें, प्रॉब्लम भी होती है। बिल्कुल हाँ, सही। और फिर वो आगे स्टेज पे जाके डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो कोशिश करनी किडनी को आपने ऐसी खाना देना है जो जल्दी हजम हो और लिक्विड फॉर्म में। इस सीजन में मुनज़्ज़ा, इस सीजन में कितने ग्लास पानी और मेनली हाइलाइटेड फूड कौन से हैं जो कि किडनी की सेहत को बेहतर करते हैं, उसकी फिल्ट्रेशन को बेहतर करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं, और आपको जब डिहाइड्रेशन होती है तो उसका भी एक कॉज यही होता है कि ज़ाहिर है उसका इफेक्ट आपकी किडनी पर पड़ता है। सो ये बताइए, हाइलाइटेड फूड बताइए ताकि लोगों को आसानी और वो जल्दी से जो है ना वो सिलेक्ट कर सकें। जैसे आपने धनिया का पानी बताया अभी थोड़ी देर पहले, फिर इमली के हवाले से भी आपने बताया, तो ये थोड़ा सा बताइएगा। हाँ देखिए, आप अगर आप ऑलिव ऑयल लेते हैं सुबह नाश्ते में, देखिए इन्फ्लेमेशन ना होने दे बॉडी में। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होता है कि स्लगिशनेस आ गई है। आप मॉर्निंग में सबसे पहले ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा हल्दी, उसका शॉट ले लें, थोड़ा नीम गरम ले, क्योंकि किडनी को ठंडी चीजें पसंद नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग उसको गर्म चीजें चाहिए होती है, वार्म चीजें चाहिए होती है, क्योंकि उसका जो मिजाज होता है ना वो ठंडा होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसको थोड़ी सी हीट चाहिए थी जिससे वो प्रॉपरली सांस लेता है और अपना फंक्शन प्रॉपर। तो आप ठंडी चीजें तो अपने आप को ना दें, कोशिश करें, ठीक है, सही। और अगर ठंडी चीजें खानी है तो ऐसे खाएं कि उसके आगे पीछे चीजों को कवर कर दें। ठीक, यू अंडरस्टैंड। अगर आप समझ लें कि ऐसा है कि अगर हम मिल्क शेक पी रहे हैं तो और उसमें आइसक्रीम भी डाल रहे हैं, तो मिल्क शेक को थोड़ा सा इतना टेम्परेचर पे ले आए कि आपको एकदम से स्तर पे शॉक ना लगे, या किडनी को शॉक ना लगे, या लिवर को शॉक। एक खाती है जड़ी बूटी कासनी, कासनी का अर्क भी आता है और कासनी खुद अपने फॉर्म में आती है। तो आप कासनी का जो थोड़ा सा 1 स्पून जितना लेकर उसको आप जोशांदा बना लें और वो जोशांदा पिए। उसका काम ये होता है कि वो किडनी को फ्लश कर रही होती है। और एक हमारी जड़ी बूटी है पुनर्नवा,
ये इंडिया में बहुत होती है, बट हमारे मुल्क में भी होती है। अच्छा। और हम इसको इम्पोर्ट भी करते हैं। हम्म। ये एक्चुअली किडनी को रिन्यू करती है, बिल्कुल नया बना देती है। हम्म। और तीसरी जो जड़ी बूटी जो बहुत काम करती है और डायरेटिव है, वो है घोकरो। छोटा सा होता है, बहुत कांटे वाला जड़ी बूटी है। इसको अच्छे से 1 चम्मच इतना अगर आपने बॉईल किया और उसका पानी पी लिया, तो आपकी किडनी फ्लश होना शुरू होती है, किडनी को हेल्प मिलती है, स्ट्रांग होती है। और एक चीज और है, आपने देखा होगा कॉर्न सिल्क मिलता है, कॉर्न के ऊपर का रेशा धागा जैसा होता है, उसको थोड़ा सा तोड़ के फ्रेश आपने थोड़ा सा पानी में उबाला और वो पी लिया। खरबूजा भी बहुत अच्छा होता है, वो एल्कलाइन करता है। खरबूजे का आप पल्प खाएं, जैसे काट के खाते हैं, उसके छिलकों को साफ धो के उसका भी शादा बना के पी लें। ये बहुत ज्यादा मुजर्रब किस्म की घरेलू टोटके हैं जो खरबूजा इसलिए भी कहते हैं कि बॉडी को एल्कनाइज करते। सिर्फ खरबूजे की बात कर रही हूँ मैं, गर्मा और इसकी बात नहीं कर रही। हाँ बिल्कुल, आप प्योरली खरबूजा वाटरमेलन के बारे में बात करिए। बिल्कुल जी जी, ये घर में हो सकता है, ठीक है। ये वो चीजें जो होती हैं, लेकिन अगर आप देखें कि आपका पाँव भी सूज रहा है, आपकी आंखें सूज रही हैं, आपका फेस भी बहुत ज्यादा सूजा हुआ है, और आपका पेट ब्लोट हुआ हुआ है, और आपको यूरिन कम आ रहा है, और ब्लोटिंग अगर बढ़नी मिक्सचुरेशन है, आपने हर हाल में डॉक्टर के पास जाना है। आपने फौरन उसकी केयर करनी, आपने पेशाब नहीं रोकना। मैं हर पेशेंट को ये एडवाइस करूंगी कि सुबह के वक्त 5 से 7 के दरमियान आपको यूरिन आ रहा है और आप सोते रहें, तो आप अपनी किडनी को खुद डैमेज कर रहे हैं। रीजन इज कि सुबह 5 बजे किडनी एक्टिवेट होती है सर्केडियन रिदम के हिसाब से। ये अल्लाह ताला का नेचुरल एक सिस्टम दिया हुआ है कि आप रोशनी हुई तो अब आपने फर्स्ट टाइम यूरिनेट जाके करना है। उसने बॉडी को इस तरह बनाया, वो 5 बजे सुबह एक्टिवेट होती है और सारी रात उसमें इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए रीजनरेशन हो रही होती है, वो सही होती है। तो नींद में वो अपना काम कर रही होती है, लेकिन जब वो एक्टिवेट होती है सुबह और आपको यूरिन आ रहा है और आप रोक रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट के हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका कंक्लूजन ये है कि अपनी किडनी को बेहतर बनाने के लिए अच्छे फूड की सिलेक्शन रखें और अपनी वाटर इनटेक बेहतर रखें। और आप जब भी जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हिचकिचाएं नहीं, अगर आप सो भी रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप वॉशरूम चले जाएं। ये आपकी हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है, किडनी के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मुनज़्ज़ा, उनकी किडनी की जो सेंसिटिविटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि भाई हमको तो बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं जैसे अभी यू साइड के भाई हाथ पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, और वो लोग कहते हैं जी हम वो वॉशरूम नहीं जा रहे हैं, या वो उस तरीके से जो है उनकी किडनी परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। तो इन सारी बातों का मकसद ये है कि लोग अपनी सिलेक्शन ऑफ डाइट जो है वो अच्छी रखें, वाटर इनटेक अच्छी रखें, अपनी किडनी जो है ना उसके टेस्ट कराते रहें ज़रूर। अगर आपने सीएस की तरफ कल्चर कराना है तो कल्चर कराएं, अगर आपने डीआर कराना है तो डीआर कराएं। जो ये यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है, इस वजह से बॉडी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जब आ रहा होता है तो वो यूरिन तो वो टैकीकार्डिया की तरफ चले जाते हैं। उस हवाले से बताएं कि वो जब टैकीकार्डिया वाली सिचुएशन होती है तो उसमें लोगों को क्या करना चाहिए। दिल जो है ना बहुत तेज़ तेज़ धड़कता है, पैल्पिटेशन होती है, वीकनेस हो जाती है, उस सूरत हाल में क्या करें ख़वातीन? सबसे पहले अपना वाटर इनटेक सही कर लें। यूरिन का जो यूरिन आपका एक्चुअली रिपोर्ट कार्ड है। आपने यूरिन का कलर देखना है, क्लियर होना चाहिए, हल्का येलोइश होना चाहिए। आपने देखना है इसमें फ्रोदीपन तो नहीं है, मतलब वो झाग तो नहीं आ रहा। आपने देखना है कि इसमें चिकनाई तो नहीं आ रही है, एल्ब्यूमिन वगैरह की बर्निंग हो रही है, तो ये आपकी रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है, अब आपको पता है आपको किडनी में इशू है। सबसे पहले सॉल्ट कम कर दें, ठीक, क्योंकि बॉडी में कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ट अप हो रहा है, जिसकी वजह से किडनी भी थक रही है। और जो आप खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो आप ऐसा रखें कि उसमें सॉल्ट ना हो, कोशिश करें। जैसे अगर और बहुत ज्यादा शुगरी भी ना हो, क्योंकि शुगर भी शॉक देती है। कोला और कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो तो बिल्कुल नहीं पीना। आपने वो चीजें और खानी है जो जल्दी हजम होती है, जो आपकी किडनी को स्ट्रॉन्ग करती है। जैसे यखनी खा ली आपने, तुरई, कद्दू, मूली, शलजम, इस तरह की सब्जियां खानी है, और इसको पका के खाना है। कच्चा कुछ नहीं खाना, पका के गर्म फॉर्म में खाना है, ताकि आपको आसानी रहे।
सही, यानी कि आपने कच्चा नहीं खाना, आपने प्रॉपर कुक्ड फूड जो है वो लेना है। अच्छा, इसके अलावा लोग बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं, वो लोग जो बार बार पेन किलर खा रहे होते हैं, जो बार बार दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको भी किडनी का प्रॉब्लम होता है, उनको भी उनकी किडनी ज़्यादा डैमेज की तरफ जाती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर पेन हो रहा है तो क्या करें? दवाइयाँ है ना, पेन किलर है, उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट होते हैं। हाँ, इसकी वजह वो सूट नहीं करते किडनी को। आपने क्या करना है कि सॉल्ट इंटेक कम करना है, आपने वो दवाई भी रोकनी है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि आप फ्लूइड का जो इंटेक है वो ज्यादा करें। आप कह रहे हैं कि मैं 8 गिलास से ज्यादा नहीं पी सकता, तो 8 गिलास आपने एक साथ नहीं पीने। रात को 10 बजे के बाद कोई पानी ना पिए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि उस वक्त आपका किडनी अपना इम्यूनिटी पे जाता है और वो अपना फंक्शन कर रहा होता है, रीजनरेट, उसकी सारी एक्टिविटी हो रही होती है। सुबह 5 बजे से लेके शाम को 8-9 बजे तक आप पानी भी डिवाइड करें कि मैं इतना इतना पीऊंगी। अपने काम को भी ऐसे डिवाइड करें कि आपका ज्यादा जो काम है वो मॉर्निंग में हो जाए, जो मुश्किल मेहनत वाला काम है, और जो रात का है वो सुकून वाला काम हो, ताकि आपकी किडनी आराम कर सके। फिर सुबह को जब आपको यूरिनेशन आए, वो यूरिन आपने चेक करना है कि उसका कलर क्या है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, वॉल्यूम कितना है, खुल के आया है, कम आया है, रुक के आया है। वो आपको गाइड करता है कि आपने आज खाने में क्या पकाना है, ठीक है, या खाने में क्या खाना है। इन्फ्लेमेशन आपको बर्निंग हो रही है, आपने शॉट बना लिया हल्दी का, काली मिर्च का, ऑलिव ऑयल का और थोड़ा सा लेमन डाल के एक शॉट सुबह पी लिया। डेली ये कर ले, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं अपने अक्सर पेशेंट को कहती हूँ कि आजकल के जमाने में ये मेरा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा ऑलिव ऑयल जरूर डालें, क्योंकि वो हल्का सा चिकनाई देगा और उसको हार्शनेस नहीं आएगी आपकी लाइनिंग पे। इसकी वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन पूरी खुद ब खुद खत्म होना शुरू होगी, क्योंकि किडनी जब खराब होने की तरफ आती है तो इन्फ्लेमेशन सबसे पहले आती है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो आपने करनी है, वो खाना जो आप पकाने लगे उसमें कोशिश करें ऐसे खाने हो जो जल्दी, खिचड़ी खाएं, साबूदाने की कोई चीज खा लें, दही से बनाने की कोई चीज खा लें, जैसे आप दही का रायता होता है, दही की लस्सी होती है, दही की हल्की फुल्की कच्ची लस्सी होती है, दही पराठे के साथ खा लें, बहुत अच्छा है, हल्का फुल्का है, आपको हल्का भी रखेगा, आपको नींद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको कोई उसमें अच्छे प्रोटीन भी मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें प्रोबायोटिक होता है जो आपकी गट को अच्छा करता है। गट अच्छा होता है तो बिल्कुल, हाँ सही, ऑटोमेटिकली, क्योंकि हर चीज इंटरलिंक है ना। सब आप कोशिश करें कि सब जो इनिशिएट हो रहा है जहाँ से, वहीं से आप उसको अच्छी चीज दें। एक चीज है जो बहुत अच्छी है, शकरकंदी और पंपकिन, पेठा जिसे कहते हैं, ये वो गजाएं हैं जो अच्छे से रीजनरेट करती है बॉडी को। आप अगर इसकी आदत भी डालें ना, आप एक दफा हफ्ते में खा लें, या हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में खा लें, रच के खाएं, मतलब हाँ बिल्कुल। आप जो चीज़ें आप बता रही हैं ये ज़बरदस्त डाइट्स हैं और किडनी के लिए बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो ये कंक्लूजन हमारा यही है कि हम ये चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, आप सेहतमंद रहें और आपको पता हो कि कौन सा फूड आपके लिए हार्मफुल है और कौन सा फूड आपके लिए बेनिफिशियल है। किडनी की सेहत के लिए ये सारी चीज़ें जो कि मुनज़्ज़ा ने बताई हैं, ज़रूर आप खाएं, ज़रूर आप देखें, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच मुनज़्ज़ा फॉर योर प्रीशियस टाइम। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं खानों से रिलेटेड। भाई खाने जो है ना वो ओवरऑल ज़िंदगी है और अच्छा खाना खाना ना इस सब की ख्वाहिश होती है, चाहे वो घर में बनाएं या रेस्टोरेंट जाएं। अब अक्सर ऐसा होता है कि कुछ खाने हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं ये तो बहुत मज़े का है, लेकिन वही खाने जब घर में बना रहे होते हैं तो उस तरह रेसिपी नहीं बन पाती, या पता नहीं क्या चीज़ें मिस कर देते हैं, कुछ मसाले कम ज़्यादा कर देते हैं और क्या वजूहत होती हैं कि घर में रेस्टोरेंट जैसा खाना नहीं बन पाता। तो ये तो वही शेफ़ बता सकते हैं जिनका अपना रेस्टोरेंट भी हो, जिनको इसमें एक्सपर्टीज़ भी हो और जब बेस्ट शेफ़ हों। तो आज हमें ज्वाइन किया है साद भट्टी ने, जो कि सर्टिफाइड शेफ़ भी हैं और अपने रेस्टोरेंट के ऑनर भी हैं। और आज
हम इनसे पूछेंगे कि साद भाई जो रेसिपीज़ आप अपने रेस्टोरेंट में बनाते हैं वो आप हमारे साथ भी शेयर कीजिए। पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। साद भाई हमारे साथ में आज अपनी बेस्ट रेसिपीज़ शेयर कीजिए जो कि आप रेस्टोरेंट में बनाते हैं और ख़वातीन जो है वो घर में बना सकें। पूरी रेसिपी बतानी है? देखें बहुत सारी हैं उसमें। अगर आप देसी में आ जाएं जी। तो अगर आप इंटरनेशनल में आ जाए तो स्टेक्स हैं, देसी में आ जाएं तो श्योर श्योर एक श्योर, बहुत जो रेसिपीज़ आप शेयर करना चाहें स्टेक्स का बता दीजिए। हाँ। स्टेक्स में देखें सबसे इम्पोर्टेंट है कट। जो पार्ट आपको मीट का चाहिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर उसको घर में और इंटरनेशनल अपना रेस्टोरेंट से अगर आप कंपेयर करें तो रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा कि एक ही किस्म का जो है वो पार्ट आ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने वेंडर के साथ ऑलरेडी जो है वो टर्म्स डिसाइड किए होते हैं कि यार हमें इसी तरीके का पार्ट चाहिए। वो उसके ऊपर मेहनत कर चुके होते हैं, वो सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस्ड होती हैं। तो 1 से 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक की थिकनेस होनी चाहिए जो भी आपका स्टेक का पार्ट है। प्लस पार्ट जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे रिबाई है, टेंडरलॉइन है, फिर टी बोन है, ठीक है, फिर टोमाहॉक है। ये बहुत सारे पार्ट्स हैं स्टेक्स के, और यहाँ निकालना उन पार्ट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपके जो देसी कसाई है ना उनको समझाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है समटाइम। तो आपने जो है करना ये होता है कि उनको थोड़ा सा जो है वो गाइड करना होता है कि अगर आपको टोमाहॉक निकालना है तो फिर आपको जो है चाँप का पीस चाहिए। जैसे बकरे की चाँप निकलती है ना, इसी तरीके से इस तरीके से गाय की भी चाँप निकलती है, तो वो टोमाहॉक है। फिर अगर आपको टी-बोन चाहिए तो वो और डिफिकल्ट है, उसको समझाना थोड़ा सा और मुश्किल होता है क्योंकि फिर उसमें से टेंडरलॉइन आप लूज कर जाते हैं। इसका सिंपल हल है, आप अपने कसाई को बोलें कि मुझे अंडरकट दे दें। अंडरकट इज बेसिकली टेंडरलॉइन। टेंडरलॉइन आपको चाहिए बिल्कुल क्लीन, उसके ऊपर एक झिल्ली लगी होती है जो सिल्वर लाइनिंग होती है उसकी ना, वो भी आपको क्लीन करनी है। बिल्कुल क्लीन करने के बाद आप उसको, अच्छा अब सेकेंड फेज है मैरिनेशन। अब हमारे पाकिस्तानी माइंडसेट में क्या होता है कि मैरिनेशन जो है ना वो समझ लेते हैं कि यार इसमें बहुत से मसाले डालने पड़ेंगे, इसमें लेमन डालना पड़ेगा, इसमें योगर्ट डालना पड़ेगा, इसको गलाना पड़ेगा, तो इसमें पपीता डालना पड़ेगा या कचरी पाउडर डालना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। टेंडरलॉइन इज द पीस जिसको, जो वैसी एक्सट्रीम टेंडर है, उसका नाम भी टेंडर है ना, टेंडरलॉइन। तो वो इतना टेंडर होता है वैसे ही कि वो उसको इतने सारे मसाले लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको टेंडराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें आपने जस्ट जो है नमक, जो कि आपका रॉक सॉल्ट होता है, बारीक वाला नहीं आप लगाएं, आप थोड़ा मोटा वाला जो होता है ना रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट, ये आप उसके ऊपर लगाएं। और आपने इसके ऊपर लगाना है पेपर। अब पेपर के ऊपर जो साइंस है वो ये है कि बहुत सारे लोगों के घरों में जो है ना वो पाउडर फॉर्म में घर में पेपर होता है, ब्लैक पेपर की बात कर रहे हैं। उसका सिंपल हल है कि आप क्रश करें उसी वक्त। सही। जो आप उसी वक्त क्रश करेंगे उसका जो है सबसे ज्यादा फ्रेश क्रश जो होता है वो सबसे ज्यादा फ्लेवरफुल और फायदा, क्योंकि उसका उस वक्त जो फ्लेवर आता है ना वो सबसे ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि पाउडर में जो है ना वो अपना उतना फ्लेवर लूज कर जाता है। तो जब आप अपना टेंडरलॉइन को जो है जब भी आप कुक कर रहे हो उससे थोड़े टाइम पहले उसके ऊपर क्या नाम है नमक मारें, और आप उसके ऊपर जो है वो क्रश्ड ब्लैक पेपर अच्छी तरीके से उसके ऊपर कोट करने के बाद आप उसको लेके जाएं। अच्छा, एक और मेन चीज वो ये कि जो आपका गोश्त का टुकड़ा है ना वो एक्सट्रीम ड्राई होना चाहिए। मतलब उसके अंदर मतलब आप उसको ऐसा अगर धोते हैं या कुछ करते हैं तो आप उसको प्रॉपर तरीके से किचन टॉवल से जो है वो बिल्कुल उसको ड्राई करते हैं। उसके ऊपर का जो मॉइस्चर है वो निकलना नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, मतलब गीला ना होना चाहिए, खून भी ना हो और प्लस वेट भी ना हो, गीला भी ना हो। आप वो पूरा अच्छे से उसको पहले ड्राई करेंगे, फिर आप उसके ऊपर जो है ये नमक और काली मिर्च लगाएंगे। और फिर वो लगाने के बाद आपने डायरेक्ट उसको पैन में ले जाना है। पैन में आप उसमें साथ में थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद आप उसके ऊपर से डालें और अपना वो पीस रखें, और आप साथ ही जो है वो बटर भी रखते हैं। अगर आपके पास रोजमेरी है, रोजमेरी साथ में थोड़ा सा एक टुकड़ा उसका डाल दें, फिर गार्लिक डाल दें और बटर के साथ उसकी बैस्किंग करें। अब उसका ये होता है कि हम जो गलती करते हैं ज्यादातर वो ये करते हैं कि हम उसकी साइज बहुत बदलते हैं। अच्छा। अब टेंडरलॉइन जो है ना वो गोल होता है,
तो आपने सिर्फ उसको ऊपर से अभी फिलहाल पकाना है। ये जो जो मेरी टेक्निक है उसमें ये है कि आपने उसको ऊपर की जो पूरी साइड है ना वो आपने पकानी है। तो उसमें आपने करना ही है कि आपने एक साइड अगर रखा है ना तो इसको एटलीस्ट 45 सेकंड्स तक छोड़ दें और हाई फ्लेम पे करना है आपने। जो भी आपका पैन है वो भी होना चाहिए या तो स्टेनलेस स्टील का या फिर कास्ट आयरन का। हाँ। ठीक है, और उसके ऊपर आपने हाई फ्लेम पे उसको कुक करना है और आपने क्योंकि अंदर तक उसको पकाना नहीं है तो आपने ऊपर की सिर्फ उसकी साइड पकानी है। तो एक साइड आप उसके पकाएंगे 45 सेकंड, फिर आप उसको टर्न करेंगे तो एक साइड आपकी ब्राउन हो जाएगी। फिर आप एक एक करके उसको टर्न करके आप उसकी सारी साइड्स पकाने के बाद आप उसको निकाल लेंगे। निकाल के आपने उसको रेस्ट देना है। अब रेस्ट का जो बेस्ट हल है वो ये है कि आप उसको किसी ऐसी जगह पे रखें जो एक ग्रिल टाइप हो, जिसके नीचे थोड़ी सी जगह हो ताकि उसके जो जूसेस हैं सारे वो उसमें से निकल जाएं, जिसको मायोग्लोबिन कहते हैं, जिसको लोग ज्यादातर कंफ्यूज करते हैं स्टेक हाउस जाके कि यार वो खून निकल रहा है हमारे स्टेक में से। बेसिकली दैट्स नॉट खून, वो ब्लड नहीं होता, वो मायोग्लोबिन होता है। वो मसल्स जब हाँ, उसमें वो रेड सी लाइन सी आ रही होती है तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली। हाँ। वो बेसिकली मायोग्लोबिन होता है। वो जब आपका स्टेक पकने के बाद उसके जूसेस उसमें से मॉइस्चर के साथ रिलैक्स होकर निकल रहे होते हैं ना, तो वो रेड फॉर्म होता है, वो मायोग्लोबिन कहलाता है। वो दैट्स नॉट ब्लड, वो एडिबल होता है, आप उसको खा सकते हैं, मसला नहीं है। तो खैर आपने पकाने के बाद आपने उसको एटलीस्ट 5 मिनट के लिए आपने उसको रेस्ट देना है ताकि उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो निकल जाए, खत्म हो जाए, और उसके जो ये सारे बाहर के जूसेस हैं वो निकल जाए। जो आपको चाहिए नहीं, आपको अंदर जो इंटैक्ट जूसेस हैं वो चाहिए। अब आपने करने हैं, आप अपने स्लाइसेस करने हैं उसके। सही। आपके पास तेज नाइफ होनी चाहिए जिसके अच्छे स्लाइसेस बने। अब अगर आपका स्टेक जो है वो ऐसे लंबा रखा हुआ है तो आपने लंबाई में नहीं काटना। हमेशा याद रखें कि कभी भी गोश्त का टुकड़ा काटें तो अक्रॉस द ग्रेन्स काटें, यानी कि जो रेशा होता है ना गोश्त के अंदर, उस रेशे की लाइन में आपने नहीं काटना, उस रेशे के अक्रॉस काटना है हमेशा। तो गोश्त खराब नहीं होता आपका। तो जो लंबा पीस है आपने उसके अक्रॉस जो ग्रेन्स उसके लंबे लंबे चल रहे होंगे आपने उसको अक्रॉस काटना है। यानी कि अगर इस तरह पड़ा हुआ है तो आपने ऐसे काटना है, ऐसे नहीं काटना, ऐसे काटना है। हाँ। तो वो उसके आपने पीसेस कर लेने छोटे छोटे। थिकनेस आप देख लें आधा इंच या 1 इंच के करीब करीब आपने उसके बहुत सारे पीसेस कर लेने हैं। वो आपके जो पीसेस निकलेंगे ना वो अंदर से पिंक होंगे। अब बारी आएगी टेम्परेचर की। जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हैं और आप टेम्परेचर बताते हैं कि मुझे मीडियम रेयर खाना है या मुझे मीडियम वेल खाना है या मुझे मीडियम खाना है या मुझे रेयर खाना है, तो वो जो टेम्परेचर है ना अब बारी आती है उसकी कि अब जो वो पिंक तो आ गया। अब अगर किसी को रेयर खाना है तो वो एज इट इज खा सकता है, एडिबल है, पका हुआ है। अब अगर उसमें आप कहते हैं कि मुझे मीडियम रेयर खाना है तो फिर आपने करना ही है कि एक पैन के अंदर जो कि लाइट उसके ऊपर फ्लेम रख के, मीडियम या लो फ्लेम रख के, उसमें आपने हल्का सा बटर गर्म करना है और उसमें वो स्लाइस आपने जो काटा है वो पीस उसमें रखना है और निकालना है। बस वो इतने में ही पक जाएगा कि वो रखेंगे और वो निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा मीडियम वेल, मीडियम रेयर। और मीडियम में भी यही होगा, थोड़ा सा मीडियम वेल में आप उसको ज्यादा पका देंगे, बस वो ये टेम्परेचर आपके सेट हो जाते हैं। उसमें बस कलरिंग का फर्क है, जो ज्यादा पिंक होता है वो रेयर होता है, फिर जब हल्का सा जो है वो पिंकिश से ब्राउनिश की शेड में जाता जाएगा या ग्रे में जाता जाएगा फिर वो वेल होता जाएगा और फिर वो थोड़ा सा टफ होना शुरू होता जाएगा गोश्त का। बस ये है इसका टेम्परेचर का। चलें, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। साहब भाई ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साहब भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं। तो साहब भाई अब आपने जिस तरीके से हमें स्टेक्स के बारे में बताया, अब ये बताइए कि मज़ीद और कौन सी रेसिपीज़ हैं जो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, ख़वातीन मज़े से घर में बना सकती हैं। एक और रेसिपी है जो कि आजकल बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में चल रही है, जिसको मटन वरीता भी कह सकते हैं। हाँ। एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट जो कराची में खुला है, इसमें बड़ी मशहूर रेसिपी है जो कि है रांझा गोश्त।
जिसको मोस्टली जो है मर्द हजरात जो है पसंद करते हैं। अब बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनको इस तरह के मटन के साथ, इस तरह की रेसिपीज मटन के साथ जो है ना वो कुक करने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, थोड़ा मुश्किलात आती हैं, क्योंकि ये इसके लिए आपको फिर वो राइट इक्विपमेंट चाहिए। अब आप जैसे बात करें ना रेस्टोरेंट और घर, उसमें मैं आपको थोड़ा सा फर्क बता दूं। रेस्टोरेंट और घर में आप 100% वो रेसिपी अचीव कर नहीं सकते, उसकी बहुत सारी वजूहत है। नंबर 1 इज जी। इक्विपमेंट। अच्छा, अब हाँ, वो जो इक्विपमेंट्स बिल्कुल equipment ठीक कह रहे हैं, यस। हाँ अब वो जो इक्विपमेंट आपके पास रेस्टोरेंट में है वो तो आपके पास घर में हो ही नहीं सकता ना। हाँ सही है, कमर्शियल इक्विपमेंट है, फिर आप कमर्शियली उसकी जो सारी रॉ मटेरियल बाय कर रहे होते हैं, जो सारी सही। चीजें डलनी है वो भी घर में आपके पास नहीं आ रहा लेकिन होता, कुछ क्योंकि कुछ घर में कुछ 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 जायका करीब तरी नहीं आ जाए, लेकिन बहुत डिफरेंट जायका होता है रेस्टोरेंट हाँ और मैं घर आपको का। बताता हाँ हूँ। हाँ एक एक ऐसी रेसिपी है जिसका तोड़ मैंने निकाल के ना उसको मैंने घर में पहले एक्सपेरिमेंट किया, हाँ। और फिर उसका जो टेस्ट था वो बहुत करीब तरीन पहुंचा, तो मैंने उसको फिर जो है वो अपने व्यूअर्स को भी जो है वो शेयर करना शुरू किया। वो बेसिकली जी। रांझा गोश्त का जो है ना प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके लिए आपको इन हाउस जो है वो तंदूर चाहिए, और उसका गोश्त का जो है ना वो साइंस इज के उसका गोश्त धुलेगा नहीं। अच्छा, ये सज्जी में भी कॉन्सेप्ट है। जब गोश्त नहीं मटन धुलेगा। सज्जी अच्छा। धुलेगा नहीं, एग्जैक्टली या ये सज्जी में भी कॉन्सेप्ट है, और ये चिकन टिक्के में भी कॉन्सेप्ट है। आपको अगर चिकन टिक्का घर में उस लेवल पे अचीव नहीं होता ना, तो हाँ। उसकी साइंस ये है कि कमर्शियली चिकन टिक्का धुलता नहीं है। अब आप पूछेंगे उसकी साइंस क्या है, उसकी बिल्कुल। साइंस ये है कि चिकन टिक्के के ऊपर एक बहुत थिन सी मेम्ब्रेन होती है। एक चिकन का जो पीस होता है हाँ। उसकी स्किन तो होती है, लेकिन उसकी स्किन के नीचे एक बहुत फाइन मेम्ब्रेन होती है। आपने अक्सर नोट किया होगा, काटते हैं ना जो, उनको पता चलता है कि वो एक बहुत फाइन सी मेम्ब्रेन है। अब होता क्या है कि जब आप चिकन को धोते हैं तो धोने के बाद आपने, क्योंकि यूजुअली प्रैक्टिस यही है ना कि आपने क्लीन करना है, उसको हाँ खून निकालना है, ऑब्वियसली, सारा कुछ हाँ करना अच्छे है। तरीके से उसको हाँ, वॉश करना। उसके हाँ बाद आप उसको मैरिनेशन में लेके जाते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन कमर्शियली ऐसा नहीं होता। कमर्शियली वो क्या करते हैं, उसको साफ कर लेते हैं टिश्यू विश्यू इस तरह की किचन टॉवल वगैरह से, उसका जो साइड में कहीं भी खून वगैरह हाँ लगा होता है sorry, उसको वो साफ कर लेते हैं, और फिर डायरेक्ट उसको जो है वो मैरिनेशन पे ले जाते हैं। मसला ये है कि जब आप उसको वॉश करते हैं ना, तो उसकी जो थिन मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन एक्टिव हो जाती है, अच्छा। और वो मेम्ब्रेन एक्टिव होने के बाद वो झिल्ली की फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद वो कोई भी आप मैरिनेशन लगाते हैं ना, वो गोश्त के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता मसाला। अच्छा ओके। मसला ये सही है। सही। तो जब भी ये कमर्शियल किचन वाले उसको बगैर धुले मैरिनेट करते हैं और वो डीप कर देते हैं, लेकिन dip कर साहब देते भाई हैं घर और में तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी ना, घर में तो ये बड़ा जरूरी है कि आपने उसको धोना ही है। उसका फिर मैं कोई साइड इफेक्ट या उससे कोई और कुछ भी हेल्थ नहीं। इश्यूज तो नहीं होते? अच्छा। कुछ भी नहीं, बस आप जहां से चिकन लेते हैं ना, हाँ। वहां की हाइजीन अगर अच्छी है तो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट्स में क्या हो रहा होता है कि चिकन हम चिकन जो है ना कटवाते नहीं है, हमारे पास आती है होल चिकन, वो सिर्फ स्किनलेस करके हमें दे देते हैं। तो वो उसमें उसकी जगह पे कटना नहीं है, उसके थोका आता है ना, थोका जिसके ऊपर थोड़ा सबसे ज्यादा जर्म्स उसी के ऊपर होते हैं। तो वो उसके ऊपर कटना नहीं है, कुछ भी नहीं होना, सिर्फ स्किनलेस हम लोग करवा लेते हैं, अपने पास मंगवाते हैं। अब हमारे पास कटिंग बोर्ड सारे स्टेनलेस स्टील होते हैं, तो हम लोग उसका हाइजीन का ख्याल रखते हैं। तो अगर आप स्किनलेस करके अपनी चिकन ले लेते हैं और वो घर पे ही आप उसको साफ करते हैं, खाली हाँ। मतलब कट करते हैं, हाँ। साफ हुई हुई चिकन है, अंदर से उसकी गंद भी निकला हुआ है और ऊपर से उसका जो है वो स्किनलेस भी हुई हुई है, तो हाँ। आपने करना कुछ भी नहीं, खून अच्छे से उसमें से निकला हुआ है, आपने घर में काटना है। तो आप स्टेनलेस स्टील का जो आजकल कटिंग बोर्ड्स आ रहे जी, जी, हैं, जी। उसके ऊपर रख के उसको काट लें। फिर आपको अगर किसी जॉइंट में खून जमा हुआ नजर आता है या किसी, तो वो आप टिश्यू से या किचन टॉवल से उसको निकाल लें और उसको फिर मैरिनेट कर लें, मसला नहीं है। सही। अब बात कर लेते हैं मटन वाली रेसिपी की जल्दी बिल्कुल। से। हाँ हाँ उसमें करना ही है आपने कि मटन के बड़े बड़े पीस ले लें। अब वो सही। कोई भी पार्ट हो सकता है, आप चाप ले लें, आप गर्दन का ले लें, आप जी। दस्ती में से ले लें। दस्ती में से लेने तो ज़्यादा बेहतर है, दस्ती का जो है वो ज़्यादा अच्छा गोश्त भी होता है। हाँ। आपने वो बड़े पीस लेके उसको आपने सीखों पे लगाने के बाद, अच्छा आपने कोई मैरिनेशन नहीं, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपने उसको पहले अच्छे से ड्राई करना है। अगेन वो ड्राई हो जाएगा जब उसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा,
तो आपने कुकिंग प्रोसेस में आप अपना कोयला वगैरह ऑन करें। इसमें थोड़ा अंगीठी का भी यूज़ आएगा। आप जब तक कोयला ऑन करें और उसको अंगीठी उसको सीखों पे लगा के रखें और उसके ऊपर जो है ना नमक लगा दें। ठीक है, नमक आपने उतना लगाना है जितना आप नॉर्मली कोई मैरिनेशन में या इस चीज में यूज कर रहे होते हैं, उससे थोड़ी सी क्वांटिटी आपने ज्यादा लगानी है कि वो जब सीख पे लगा होगा तो उसका हर पार्ट कवर हो जाए नमक से। उसके बाद आपने उसको ग्रिल करना है हाई फ्लेम पे। मतलब जो कोयला सेट हुआ होता है ना, जब वो बिल्कुल अंगारे बन जाते हैं ना, उस पे आपने उसको करना है। जब रेड हॉट कोयले हो, टाइट गरम, उस पे आप उसको रखें और उस पे आप उसको कलर आने दें। जब अच्छा। वो बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा ना, आपने ये नहीं सोचना कि ये पक्का है नहीं पक्का, हार्ड है, कुछ भी नहीं। आपने सिर्फ उसको कलर देना है। सिर्फ उसका ऊपर की जो परत है ना, उसको आपने ब्राउन होने देना है। जैसे ही वो ब्राउन हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार ये बाहर से बहुत अच्छा कलर आ गया है, आप उसको निकाल लें। अब आप दो ऑप्शन है, या तो आप ले लें प्रेशर कुकर। मैं प्रेशर कुकर ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ घर में, मुझे नहीं पसंद। और लेकिन आपके लिए ऑप्शन दे देता हूँ, प्रेशर कुकर में आप डाल लें। या फिर दूसरा ऑप्शन, आप एक देश की लें बड़ी, उसके अंदर आप उसको डालें। उसमें आप अगर आप 1 किलो का आपका मटन है तो आप 1 घूंट उसमें पानी डाल दें। आप लेमन जूस डाल दें, स्क्वीज कर दें। 4-5 जो है वो आप सब मिर्चें, हरी मिर्च डाल दें और थोड़े से आप जो है वो गार्लिक क्लोव्स डाल दें उसके अंदर। ठीक है, ये सारा कुछ डालने के बाद आप उसका जो देश की जो ऊपर से कवर है, उस पर आटे की सीलिंग लगा के ना, और ऊपर से उसका ढक्कन रख दें और उसको बिल्कुल सील कर दें। और 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके आप जो है उसको फौरन से बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के ना, उसको 1 घंटे से 1.25 घंटा आप उसको छोड़ दें। उसके बाद आप उसको निकालें तो वो जो आपका मटन है वो एक बिल्कुल रांझा गोश्त के ही टेस्ट फॉर्मेट पे चला जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट और नमकीन हो जाएगा। अब आपके मर्द हजरात जो है ना, जितने भी, उनको बहुत बेस्ट लगेगा। तो ये रेसिपी लाजमी फॉलो करें और अपने हस्बैंड से तारीफें लें। भाई बहुत सारी ख़वातीन के लिए बहुत आसानी कर दी है साद भाई ने, और जिस तरीके से ये रांझा गोश्त की रेसिपी बताई है और इसकी जो टेक्निक बताई है, ये ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया साद भाई आपका कि आपने बहुत सारी ख़वातीन को जो है ये रेसिपी बताई है। और हमारी जितने भी मर्द हजरात हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, उनके ये भी डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है कि वो घर में इस तरह से कुक कर सकते हैं। मिल के भी आप लोग बना सकते हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं वो भी मिल के बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया साद भाई आपके कीमती वक्त के लिए। तो आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। हमारा शो कैसा लगा ज़रूर बताइए सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10।